Hello friends, welcome to all my dear Divine Soul family in your 555 शक्ति चैनल। एंड फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है उसमें हम एंसेस्टर कर्स के बारे में बात करेंगे। और एंसेस्टर कर्स के बारे में मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करूंगी कि कैसे मैंने एंसेस्टर कर्स को हील किया 2 महीने के अंदर। 2 महीने में मैंने क्लियर कर लिया कि हाँ, मेरा एंसेस्टर कर्स हील हो गया है। और जो मेरे एंसेस्टर पहले मुझे प्रॉब्लम्स दे रहे थे, एक्चुअली में अब वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अक्सर कोई अपने एंसेस्टर कर्स की स्टोरी शेयर नहीं करता कि इसमें सबका कुछ फैमिली मैटर होता है जिसे वो शेयर नहीं करना चाहते। मैं भी जब एंसेस्टर कर्स के बारे में वीडियो बनाने के बारे में सोच रही थी तो मैंने भी यही सोचा कि बेसिकली बता दूं कि क्या होता है एंसेस्टर कर्स, कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं, मंत्र साधना वगैरह। बट नहीं, ऐसे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पर। इवन जब मुझे एंसेस्टर कर्स हील करना था तो मैंने लगभग 50, 60, 70 वीडियोस देखी होंगी एंसेस्टर कर्स के बारे में। फिर भी मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा था कि आखिर मैं करूं क्या। कोई कहता है बड़ी पूजा करवानी होती है, कोई कहता है इतना पैसा लगेगा, कोई कहता है रूट चक्र कर लो हील हो जाएगा। तो लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न। पंडित से पूछो तो वो अपना ही कुछ बताते हैं और इतना सारा दान दक्षिणा बता देते हैं। तो पंडित के पीछे पड़ना भी मुझे ठीक नहीं लगा। कम से कम 10-15 दिन परेशान होने के बाद मैंने एक दिन सीरियसली गुस्सा होके अपने डिवाइन से गाइडेंस मांगी कि अब मुझे नहीं पता, अब मुझे आप बताओ कि मुझे करना क्या है। तो ये स्टोरी बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी सुन रहे हैं, कि प्लीज़ इस स्टोरी को या इसमें किसी भी पर्सन को जज मत कीजिएगा। इस स्टोरी से कोशिश करिएगा कुछ सीखने की कि आप कैसे एंसेस्टर कर्स को हील कर सकते हैं। 100% आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलने वाली है इस वीडियो से। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करने से पहले जिनको नहीं पता एंसेस्टर कर्स क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। एंसेस्टर कर्स में जो आपके पूर्वज हैं, आपके माता पिता, आपके दादा दादी या आपके दादा दादी के माता पिता यानी आपके परदादा परदादी, या फिर अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके हस्बैंड की तरफ के जो आपके सास ससुर हैं या आपके सास ससुर के माता पिता, यानी उस साइड से जो भी एंसेस्टर कर्स आपके हस्बैंड के ऊपर होगा वो आप पर भी आ जाएगा, यानी वो आपको भी इफ़ेक्ट करेगा। तो ये लोग जो होते हैं दादा दादी, परदादा दादी, ऐसे करके 7 पीढ़ियों तक जो आपके एंसेस्टर हैं, उनमें से किसी के साथ कोई बुरी घटना हुई होती है या उनमें से किसी के साथ आपके दादा दादी या आपके माता पिता ने कुछ अत्याचार किया होता है या उनको परेशान किया होता है जिससे उनको हर्ट हुआ रहता है। एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे एक पर्सन ने अपने माता पिता को इतना ज़्यादा परेशान किया जब वो बूढ़े हो गए, जिसकी वजह से जो वो पर्सन था उसके पिताजी फ्रस्ट्रेट होकर आत्महत्या कर ली, या किसी ने अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया और वो वहीं पे मर गए, आप उनके पास नहीं हैं, तो उनके दिल में एक बहुत बड़ा दुख था जिसके साथ वो मरे। तो ऐसे ही मरने के पहले उन्होंने भले ही आपको कर्स ना किया हो, लेकिन मरने के बाद ऐसे सोल मुक्त नहीं होते। जब वो स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं मिलती हैं उनको। अगर उनको मोक्ष नहीं मिलता तो वो स्वर्ग में तो जाते ही नहीं हैं, वो बीच में स्पिरिट वर्ल्ड में फंसे रह जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी मैनिपुलेटिव जो आत्माएँ होती हैं जो उन्हीं की तरफ फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, उनके संपर्क में आके वो भी मैनिपुलेट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कर्स करते हैं, अपनी ही फैमिली को परेशान करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको चोट तो पहले से लगी होती है। और जब उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है तो सारा फ्रस्ट्रेशन उस व्यक्ति पे निकालते हैं जिसकी वजह से वो परेशान हुए रहते हैं। तो उसके बाद आपके साथ जो है बुरी बुरी घटनाएं होने लगेंगी, आप बीमार हो जाएंगे या आपका फाइनेंशियल लॉस होगा, आपका कोई काम ठीक से बनेगा नहीं। घर में जो शादी विवाह होते हैं उसमें भी दिक्कतें आती हैं। अगर आपने लड़की की शादी की तो उसमें दिक्कतें आती हैं, वो कभी खुश नहीं रहेगी अपने रिलेशनशिप में। आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम, आपकी जॉब में प्रॉब्लम, घर में लड़ाई झगड़े होंगे। तो ये होता है एंसेस्टर कर्स और ये होता है एंसेस्टर कर्स का इफ़ेक्ट। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी स्टोरी शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले जब मुझे पता चला कि एंसेस्टर कर्स की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और ट्विन फ्लेम की लाइफ में एंसेस्टर कर्स होता है, उसकी वजह से रीयूनियन नहीं होता। और सबसे पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे पे एंसेस्टर कर्स है भी या नहीं, या किसके थ्रू एंसेस्टर कर्स है मेरे ऊपर। ऐसे कौन से एंसेस्टर हैं जिनको इतना कष्ट पहुंचा है, ये मुझे पता ही नहीं था।
और जब मैं यूनिवर्स से गाइडेंस मांगती थी तो मुझे ड्रीम्स आते थे, बट मैं उन ड्रीम्स को डिकोड नहीं कर पाती थी। तब जब मैंने एक दिन बहुत परेशान होकर यूनिवर्स से सीरियसली गाइडेंस मांगी, तब यूट्यूब पे मेरे सामने एक वीडियो आई हर्षिका मैम की, जिन्होंने डिटेल में पितृबाधा क्या होती है और उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं वो बताया था। और वो टोटली मेरे साथ रिजोनेट कर गया और उसके सारे साइन एंड सिम्टम्स मेरे से मैच कर रहे थे। वो सारे साइन मेरी दादी की तरफ इशारा कर रहे थे, जो कि मेरी मैरिज के 5 महीने पहले मरी थी। मैं एक मैरिड ट्विन फ्लेम हूँ फ्रेंड्स, मेरे डीएम अनमैरिड हैं। बहुत कम एज में ही मेरी शादी हो गई थी, जब मैं 21 साल की थी तब हुई थी मेरी शादी। और ये जो मेरी मैरिज हुई है वो मेरी कार्मिक के साथ हुई है, जो कि इसी एंसेस्टर कर्स की वजह से हुई है। मेरी शादी के लिए फ्रेंड्स मैं भी तैयार नहीं थी, मैंने सोचा ही नहीं था मैं शादी करूँगी। मैं बहुत अच्छे से जॉब कर रही थी दिल्ली में। इंजीनियरिंग करने के बाद कैंपस सिलेक्शन के थ्रू एक कंपनी में मैं उसी साल गई थी जॉब करने के लिए। और इधर मेरी दादी 15 दिन से बहुत बीमार होती हैं और मुझे वहाँ पे खबर भेजी जाती है कि आपको अपनी दादी को देखने आना है, क्योंकि वो बहुत बीमार है, शायद वो अब नहीं रहेंगी। तो मैं अपनी दादी को देखने घर आती हूँ। तो मेरी दादी के 2 बेटे हैं, एक मेरे पापा, एक बड़े पापा। तो शुरू से वो तो हमारे साथ ही रहते थे, लेकिन फिर अपनी ज़िंदगी के आखिरी के 2-3 साल वो बड़े पापा के साथ रहती हैं। तो जब मुझे हर्षिका की वीडियो रिवील हुई कि ऐसे सपने आते हैं एंसेस्टर के, वो बहुत प्यार से आपसे बात करते हैं बट वो अंदर से नहीं चाहते हैं आपका भला, आपको कुत्तों के सपने आते हैं या आपको जानवरों के मीनिंगफुल सपने आते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको भी उनकी वीडियो देखनी है तो है उनका चैनल लव तंत्र लव ट्विन फ्लेम हिंदी करके है, ऐसे आप जाके वहाँ पे उनकी वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया उन्होंने। पितृबाधा करके ऐसा कोई टॉपिक है। तो इस वीडियो के रिवील होने के बाद मैं चीज़ें समझ गई और मुझे समझ में आ गया कि ये मेरी दादी हैं, जिनके मरने के बाद अचानक से मेरी शादी हुई और इतनी बुरी शादी, और मैं आज तक परेशान हूँ। और इसका इफ़ेक्ट सिर्फ मुझ पे नहीं था, मेरे घर पर भी था। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई थी। शादी के बाद उनको सदमा लग गया था, वो 1 महीने तक ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रही थी। और साथ ही साथ मेरे बड़े पापा के घर में भी चीज़ें सही नहीं चल रही थी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मुझे समझ में आ जाता है कि ये सारा कुछ मेरे साथ पितृदोष की वजह से हो रहा है, तो मेरे मन में ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि कैसे भी करके अब मुझे इसे ख़त्म करना है। और इस टाइम पे मुझे अपने एंजल, अपने साईं बाबा की गाइडेंस लगातार मिलना शुरू हो जाती है। इसमें पहली गाइडेंस है कि मुझे सपना आता है जस्ट अगले दिन, जिसमें 1-2 छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, एक शायद माँ रहती है, एक उसका बच्चा रहता है, जिसको मैं अपने घर से निकाल रही होती हूँ। बार बार वो घर में आके आराम से लेटे हुए होते हैं और मैं उन्हें बाहर निकाल रही होती हूँ, और मैंने उनको बाहर निकाल के दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो बाहर भटकते रहते हैं और सिकुड़ने लगते हैं, शायद उन्हें भूख लगी होती है, और मुझे उनको देख के दया भी आ रही है। मैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन घर में नहीं आने दे रही। और फिर वो कीड़े छोटे छोटे होते होते बिल्कुल गायब हो जाते हैं, यानी शायद मर जाते हैं। फिर ये देख के अगले दिन मैं बहुत परेशान कि मैंने घर से निकाला किसको भाई। 2 दिन तक सोचती हूँ कि मैंने किसको घर से निकाला है। इस जन्म में तो मैंने किसी को घर से निकाला नहीं। तो मैंने सोचा कि लग रहा है मैंने पास्ट लाइफ में किसी को घर से निकाला। फिर मैंने सोचा इस बारे में मम्मी से बात करती हूँ। फिर मैंने अपनी मम्मी से बात की, मैंने उनको सपने के बारे में बताया। मैंने कहा मम्मी, लग रहा है मैंने किसी को घर से निकाला है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने घर से किसी को निकाला गया हो पहले दादा दादी के ज़माने में या कुछ। तब अचानक से मेरी मम्मी ने बताया कि घर से नहीं निकाला गया था, तुम्हारी दादी का जो कमरा था जिसमें वो हमेशा से रहती थी, वो कमरा हमने उनसे ले लिया था, क्योंकि रूम की प्रॉब्लम हो रही थी, घर में बच्चे बड़े हो गए थे और हमारे खेत भी है, तो राशन वगैरह भी रखने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो अपनी सुविधा के लिए उन्होंने उनसे कमरा ले लिया। उनका सामान नहीं बाहर निकाला, बट उनका बिस्तर वहाँ से हटा के उन्होंने बिस्तर मम्मी ने अपने साथ उनका लगा दिया, जिसके लिए दादी से काफ़ी लड़ाई हुई थी। जिसके बाद दादी ने ज़्यादा कुछ तो कहा नहीं, लेकिन शायद उनके मन में ये बात थी। मेरे दादाजी को मरे काफ़ी समय हो गया था। उसके बाद 10-15 साल तक मेरी दादी जी, तो वो बहुत अकेला फ़ील करती थी। उनको छोटी छोटी बातों का भी बुरा लग जाता था। तब जाके मुझे समझ में आया कि अच्छा, उनको ये प्रॉब्लम थी। और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने दादी के बारे में मम्मी से पूछी। तब मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली कि जब वो मरने वाली थी तब उनको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया गया। वो 15 दिन तक बेड पे रहीं, कुछ बोल नहीं रही थी। और उनके मरने के जस्ट कुछ ही दिन बाद मेरी शादी फिक्स कर दी गई, यानी घर में दुख का माहौल है और लोग शादी की तैयारी कर रहे हैं।
जबकि किसी के घर में मरने के बाद 1 साल तक लगभग शादी नहीं करनी चाहिए घर में। बट मेरी शादी मेरे दादी के मरने के 5 महीने के अंदर ही हो गई। और शायद ये शादी भी इसीलिए हुई कि दादी इतने प्रॉब्लम से मरी थी और अपने लाइफ में अंत टाइम में वो खुश नहीं थी। इसीलिए शायद उनके मरने के बाद जो मेरी शादी अचानक से ही फिक्स हो गई, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि शादी करनी है मेरी। अपने दादी को ही देखने आई थी और उसी पीरियड में कोई मुझे देखने आया और ये शादी फिक्स कर दी गई। और उसका नतीजा ये है कि आज तक मैं अपनी शादी में खुश नहीं हूँ। 1 साल ही रही मैं अपने हस्बैंड के साथ और मैं 3 साल से अपने हस्बैंड से सेपरेटेड हूँ। और इसी सेपरेशन पीरियड में ही मैं अपने ट्विन फ्लेम से भी मिली। मेरी शादी में भी बहुत लड़ाई हुई, शादी के बाद भी लड़ाई हुई और आज कंडीशन ये है कि बात डिवोर्स तक पहुँच चुकी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो मेरे साथ हुई, जैसे मैंने खुद समझी वैसे ही मैंने अपनी मम्मी को समझाई, मम्मी ने फिर पापा को समझाई। शुरुआत में तो वो लोग कुछ मान नहीं रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट मैंने उन्हें सपने के बारे में बताया। उन्हें बताया कि वो मुझसे मिलने आई थी साक्षात, और मैंने उन्हें हर्षिका की वीडियो भी दिखाई अपनी मम्मी को। जब जाके मेरी मम्मी को भी सारे साइन एंड सिम्टम्स मैच करते हुए जब लगे, तब वो मानी कि हाँ हो सकता है। फिर मेरी मम्मी ने मेरी हेल्प की। मैंने मम्मी को समझाया कि दादी आपकी वजह से नाराज़ हैं, पापा की वजह से या आप लोगों की वजह से नाराज़ हैं, तो उन्हें मनाने का काम आप लोगों को ही करना है। मेरी मम्मी ने जब पापा को समझाया तो पापा इसे तो झूठी समझ रहे थे, बट मेरी मम्मी ने समझा और मेरे साथ इंसिस्टर कर्ज को हील करने के लिए मेरी पूरी मदद की। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी मेरी मम्मी पापा लोग ये चाहते थे कि मेरा घर बस जाए। अपनी मम्मी को समझाया कि आपने उनके साथ जो जो भी गलत किया होगा या आपकी जिस बात से वो कभी हर्ट हुई होंगी उनसे माफ़ी मांगी। तो मेरी माँ ने ऐसा ही किया, मेरी दादी से कहा, उनसे माफ़ी मांगी उनकी तस्वीर के सामने जाकर। तो मेरी मम्मी भी शिव जी की भक्त हैं, वे 5-6 साल से शिव चर्चा के पंडाल में जाती रही हैं। तो मेरी मम्मी को भी किसी पुजारी ने बताया या पंडित ने बताया कि पीपल की पूजा करनी चाहिए 21 दिन तक, और बहुत सारी चीज़ें बताई। लेकिन मेरी मम्मी को लगा कि पीपल की पूजा वो कर सकती हैं, तो उन्होंने 21 दिनों तक पीपल की पूजा की, पीपल के पेड़ के पास दिया जलाया और ये पूजा उन्होंने दादी जी के लिए समर्पित किया। हर दिन वो जाती थी, पीपल की पूजा करती थी और उन्हें मनाने के लिए प्रार्थना करती थी कि उनसे जो भी गलती हुई हो उन्हें क्षमा कर दिया जाए और उनके घर से ये जो दोष है, कोई भी प्रकार का दोष, उसे ख़त्म किया जाए। तो जब वो ये सारी चीज़ें कर रही थी तो मैं निश्चिंत हो गई थी। मुझे लगा कि मेरा काम तो ख़त्म है, मतलब वो लोग कर लेंगे। बट नहीं फ्रेंड्स, मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। लगभग 10 दिन के बाद मुझे भी ये चैनलिंग हुई कि ट्विन फ्लेम तुम हो और पितृदोष इतनी आसानी से जाता नहीं है। और ये भी चीज़ें पता चली कि जिस स्पिरिट वर्ल्ड में मेरी दादी रहती हैं उसमें भी वो कुछ शक्तियों के अंडर में है। मतलब जैसे राहु, केतु, शनि, ये सब जो देवता होते हैं वो पितृदोष अगर लगा है किसी पे तो उसको सज़ा देने का काम करते हैं। यानी उन्हीं की शक्तियों से ये पितृ लोग जो होते हैं वो इस वर्ल्ड में हमें परेशान करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग कई सारे दोष होते हैं, जैसे पितृदोष के साथ राहु या पितृदोष के साथ केतु हैं या शनि हैं। तो कौन से देव हैं ये भी पता करना होता है। तो जब ये सारी चीज़ें चैनल हो रही थी, जब ये सारी चीज़ें मुझे पता चल रही थी, तब मेरी गाइडेंस में मुझे ओनली फॉर केतु मंत्र चैनल हुआ। मैं राहु के बारे में नहीं जानती, मैं शनि के बारे में नहीं जानती थी। ओनली फॉर केतु के बारे में ही उनके मंत्र मेरे सामने आने लग गए, उनकी फ़ोटोज़ आने लग गई। मुझे केतु ग्रह को प्रसन्न करना है। इन्हीं केतु से मुझे रिक्वेस्ट करनी है कि मेरी दादी को कोई परेशानी ना हो, मेरी दादी को जो भी कष्ट हुआ उसके लिए मुझे क्षमा करें या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको सही करें। तो ऐसा है कि ये सारे चैनलिंग मुझे क्यों हो रही थी, क्योंकि मेरी कुंडली तो है नहीं कि जिससे मैं पता करूं कि मेरी कुंडली में क्या दोष है। क्योंकि जिस टाइम पे मैं पैदा हुई थी 1993 में, उस टाइम पे मेरी फैमिली ये कुंडली वगैरह, ये स्पिरिचुअलिटी वगैरह इन सब पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी। उनको सिर्फ मेरा बर्थ डेट याद है और टाइम वगैरह भी ठीक से याद नहीं। तो इस तरीके से मेरी कुंडली बन नहीं पाई। तो मैं पूरी तरीके से अपने गार्जियन एंजल पे डिपेंडेंट थी गाइडेंस के लिए। मैंने उनसे प्रे करा कि जो कुछ भी दोष है वो मुझे दिखाया जाए और उसे कैसे हील करना है वो मुझे बताया जाए। और इधर मेरी मम्मी के 20 दिन लगभग पूरे हो गए थे, तो मेरी दादी का मेरी मम्मी के सपने में आना भी स्टार्ट हो गया था, जिससे मेरी मम्मी को भी पूरा भरोसा हो गया था कि पक्का ये पितृदोष है
और फिर मैंने मंत्र साधना अपनी तरफ से करना स्टार्ट किया केतु दोष को ठीक करने के लिए। और जैसे ही जिस दिन मैंने केतु ग्रह के मंत्र का जाप शुरू किया, इतने ज़्यादा अटैक मुझ पे होना शुरू हो गए निगेटिव एंटिटीज़ के। रात को मुझे डर लगने लगा, और जब मैं मंत्र चैंट कर रही हूँ, बैठी हूँ, तब मेरे आसपास से चीज़ें गुजरना, कीड़ों का आ जाना, मुझ पे कूद जाना, मेरी आँख खुल जा रही थी। मंत्र में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पा रही थी। लेकिन ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा मुझे परेशान कर रही थी, उतना ही ज़्यादा मेरा हौसला बढ़ रहा था। जब मेरी आंखें खुल जाती तो मैं माला को शुरुआत से जपना शुरू कर देती। हाँ, शुरुआत में मेरा ध्यान पूरा लग नहीं पा रहा था मंत्र में, क्योंकि मुझे थोड़ा आसपास का डर भी लग रहा था। बट मैंने फिर भी हिम्मत के साथ माला को ख़त्म किया। इसी तरह 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 5 दिन तक लगभग इसी तरीके से कुछ न कुछ होता ही रहा मेरे साथ। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं डरी। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसके बाद मुझे और गाइडेंस मिलने लगी कि चिड़ियों को खाना रखना है, न्यू मून और फुल मून पे अपने एंसेस्टर को याद करके उनके लिए खाना रखना है, पानी रखना है, अपने जो एंसेस्टर की फ़ोटो है वो दक्षिण की तरफ टांग कर रखनी है, मुझे मेरी तरफ से जो भी गलतियाँ हुई हो उसके लिए सॉरी बोलना है, और अपने एंसेस्टर से और उनसे सब कुछ ठीक करने के लिए प्रार्थना करनी है। और सबसे बड़ी बात, कुछ पुण्य काम करने हैं, कुछ ऐसे अच्छे काम, जैसे हम चिड़ियों को डेली दाना पानी देते थे और हर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन खीर और पूड़ी बना के गाय को खिलाते थे, कुत्ते को खिलाते थे, बिल्लियों को खिलाते थे, और अपने एंसेस्टर के लिए भी रखते थे। और इससे जो भी पुण्य मिलेगा वो अपने एंसेस्टर्स को डोनेट करना है। मतलब कोई भी श्रेय आप खुद नहीं लेना है, अपने एंसेस्टर की तरफ से आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप जितना हो सके पुण्य करें और उस पुण्य का फल जो है अपने एंसेस्टर को समर्पित करें। हम सिर्फ एक ही दिन खाना नहीं रखते थे चिड़ियों के लिए, हम हर दिन रखते थे। जब से हमें पता चला कि रखना चाहिए चिड़ियों के लिए, उस दिन से हम हमेशा रखते थे। डेली खाना बनाते थे सुबह, और सबसे पहले खाना निकाल के पहले चिड़ियों के लिए रख देते थे, और गाय को और कुत्तों को तो फुल मून पे और न्यू मून पे ही खिलाते थे। तो ये हमारा रूटीन था तब तक, जब तक कि एंसेस्टर कर्स पूरी तरह से हील नहीं हो गया। और ये हील कब हुआ? जब मैं केतु दोष के लिए मंत्र चैंट कर रही थी। तब मेरे साथ इतने सारे मिरेकल हुए कि आई डोंट बिलीव। मुझे समझ में आने लगा कि अब ये दोष दूर हो रहा है। क्या साइन थे इसके? मेरी फैमिली में जो सबका नार्सिस्टिक बिहेवियर था, जो सबको बिना वजह गुस्सा आता था, सब लड़ते रहते थे, वो काफ़ी कम हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि मेरा भाई इसके पहले बार बार जो बैंक की शाखा लेना चाह रहा था वो 2 बार टल चुकी थी। शॉप स्टार्ट करने के बाद बंद हो चुकी थी। उसके लिए अचानक ही एक दिन मेरे भाई ने प्लान बना दिया कि घर पे ही खोलेंगे। मेरे ही घर पे, मेरे आगे वाले रूम में, हमारा घर रोड पे है तो जस्ट रोड के जो सामने वाला रूम है, उसने अपना काउंटर वगैरह डाल के, सामान तो सारा पहले से ही था, उसने स्टार्ट कर दिया और घर के बाहर बोर्ड वगैरह लगा दिया। और मिरेकल ये हुआ कि वो चलने भी लग गई, कस्टमर्स भी आने लग गए। और एक और चीज़ हुई कि बहुत सालों से हम अपने घर को मेंटेन कराने के बारे में सोच रहे थे और सेकंड फ्लोर के ऊपर भी फ्लोर बनवाने के बारे में सोच रहे थे। तो वो भी मेरे पापा के दिमाग में पॉपअप हो गया। उन्होंने कहा कि बनवा लो, बनवाना शुरू करो, लॉकडाउन है, सब लोग घर पे हैं। और थोड़े दिन में काम लग गया और मेरे घर की कंडीशन भी बहुत सुंदर हो गई। और अब आई मेरी शादी की बात। एक्चुअली मेरे पार्टनर जो थे, हस्बैंड, वो कार्मिक थे, तो मैं उनके साथ जाना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने प्रे किया कि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती हूँ, मेरा डिवोर्स हो जाए। तो अभी तक डिवोर्स हुआ तो नहीं है, बट ये चीज़ क्लियर हो गया है कि मुझे नहीं जाना है। और उन लोगों ने भी ये क्लियर कर दिया है कि अब इनको हमें नहीं लाना है। तो ये जो मेरा कार्मिक साइकिल है वो भी लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। बस कुछ कागजी कार्रवाई है जिसे करना है, वो मेरे पापा के शायद मुंबई से आने के बाद हो। तो ये देखा आपने कि जब एंसेस्टर कर्स हील होने लगता है तो हमारे साथ मिरेकल्स होने लगते हैं। मतलब कि वो सारी चीज़ें जो गड़बड़ हैं वो सारी चीज़ें सही होने लगती हैं। जो हमें प्रॉब्लम्स थी इसके पहले, कुछ ऐसे रुके हुए काम जो कर नहीं पा रहे थे हम, वो ऑटोमेटिक होने लगते हैं। तो ये साइन होता है। जैसे आपकी कहीं जॉब लग गई, लोगों का प्रमोशन हो सकता है, किसी को अगर बीमारियां वगैरह हैं तो बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो एंड रिज़ल्ट यही होता है कि सब कुछ ठीक हो जाता है।
मैंने जो मंत्र साधना की थी वो पूरे 27 दिन तक की थी। लॉकडाउन था इसलिए ब्राह्मणों को तो मैं नहीं बुला पाई या मैं गरीबों को भी खाना नहीं खिला पाई। बट आप अपनी मर्ज़ी से चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, गरीबों को खाना खिलाइए, या आप सिंपल ये कर सकते हैं कि खाना बना लीजिए या प्रसाद बना लीजिए और किसी मंदिर में जाके वहाँ पे बंटवा दीजिए। अगर आसपास भिखारी भी हैं तो उनको भी दे दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। तो इस स्टोरी में मैंने कई सारे सपने देखे जिसको मैंने डिकोड किया, जिससे कि मुझे पता चल रहा था कि इस वक्त मेरी दादी खुश हैं या दुखी हैं या उनको कोई प्रॉब्लम है। तो जब सारी चीज़ें अच्छी होने लग गई तो मैं समझ गई कि अब मेरी दादी खुश हैं हमसे, या उन्होंने हमें माफ़ कर दिया है। और केतु देवता भी अब हमसे खुश थे, क्योंकि केतु ग्रह की शांति के लिए भी मैंने मंत्र जाप किया था, तो वो भी प्रसन्न थे। तो सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी थी। हमें लगा कि अब पितृदोष ठीक हो गया है, और 15-20 दिन फिर ऐसे गुजर गए। बट ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था। मुझे फिर से सपने आने शुरू हो गए जिसमें मेरी दादी एक पेड़ के अंदर मुंह डाल के खड़ी रहती थी। अब इसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब मुझे किसी वीडियो के थ्रू ये पता चला कि जब एंसेस्टर का दोबारा जन्म नहीं होता, कि जब एंसेस्टर जन्म नहीं ले पाते किसी अदर योनि में, तब उनको रहने के लिए कोई स्थान चाहिए होता है। अगर वो आपके घर में रहेंगे या भटकते रहेंगे तो उनको ना चाहते हुए भी आपको प्रॉब्लम देनी पड़ेगी, और इसके निवारण के लिए कोई पेड़ लगाया जाता है। बहुत सारे अलग अलग पितृदोष के निवारण के लिए अलग अलग पेड़ लगाए जाते हैं, या उनको स्थापित करने के लिए, उनको रहने के लिए कोई स्थान दिया जाता है। तो इसके लिए भी मैंने अपने घर पे बात की कि मम्मी ऐसा ऐसा है, सपने में आ रही हैं, पेड़ में मुंह डाल के खड़ी रहती हैं, और मुझे ये बात भी पता चली कि पेड़ लगाना चाहिए अगर उनकी पूरी मुक्ति नहीं हुई है तो। तब जाके हमने डिसाइड किया कि हम पीपल का पेड़ लगाएंगे। हमारा एक बगीचा है, पूरे गांव की वहाँ पे ज़मीन है, वहाँ पे सबके आम के पेड़ लगे हुए हैं। तो हमने डिसाइड किया कि वहीं पे एक पीपल का भी पेड़ लगा देंगे और उनको वहाँ स्थापित कर देंगे। फिर हमने पीपल का पेड़ ढूंढा, खुद से ही उस पीपल के पेड़ की पूजा की। सिंपली हमने भोर में जाके उसको वहाँ पे लगा दिया। वो ज़मीन हमारी ही है और हमने उनके वहाँ रहने की व्यवस्था कर दी। हमने वहाँ पे पेड़ लगा के ये प्रार्थना कर दी कि अब वो वहीं पे रहें। हम हर अच्छे ओकेज़न पे उनको याद करेंगे, उनके पेड़ के पास दिया भी जलाएंगे, उनके बिहाफ पे पुण्य काम भी करेंगे, चिड़ियों को दाना पानी देते रहेंगे, और पूर्णिमा अमावस्या पे उनके लिए खाना ज़रूर रखेंगे। ऐसी प्रार्थना हमने उनके लिए कर दी और यहाँ से हमारा काम हो गया ख़त्म। एंसेस्टर हीलिंग में मुझे पूरे 2 महीने लगे। 2 महीने के अंदर हमें रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गए थे। हाँ, ये जो पेड़ लगाने वाली बात हमें 15-20 दिन बाद पता चली, तो हमने पेड़ लगाया और अब मेरे घर में सब कुछ सही है। मैं अभी अपने मायके में रहती हूँ अपने परिवार के साथ। ससुराल वाले अब हमें ट्रिगर नहीं करते हैं। मेरी फैमिली भी अब ये मान चुकी है कि उनकी लड़की का डिवोर्स हो चुका है। हमारे घर में भी अब सारी सुख सुविधाएं हैं, लड़ाइयाँ भी बहुत कम होती हैं। हाँ, मेरी मम्मी का नेचर थोड़ा नार्सिस्टिक था, तो उसके लिए मैंने अलग से मंत्र साधना की है अपनी फैमिली में, अपनी मम्मी का नार्सिस्टिक बिहेवियर अपने प्रति ठीक करने के लिए। क्योंकि मुझे ऐसे बर्बाद होते हुए देख कर मेरी मम्मी का बिहेवियर बहुत ही अजीब हो गया था, बहुत डिप्रेस रहने लगी थी। तो अब मेरी मम्मी भी स्वस्थ हैं और मैं हैप्पीली अपना सोल पर्पस कर रही हूँ और पूरी तरीके से बैलेंस हूँ। एंसेस्टर हीलिंग मेरा सबसे पहला इनर वर्क था। ऐसा नहीं है कि इन 2 महीनों में मैंने कोई अदर इनर वर्क नहीं किया। ये एंसेस्टर हीलिंग के साथ मेरे अदर इनर वर्क भी चल रहे थे। और इस पूरे एंसेस्टर हीलिंग में मैंने कभी भी कोई भी चक्रा यानी रूट चक्रा नहीं किया। चक्रा मेडिटेशन लगभग मैंने 3-4 महीने बाद शुरू किया था करना। सबसे पहले मैंने ऊपर के चक्रास पे काम किया। तो जो रूट चक्र होता है वो एंसेस्टर हीलिंग से हो सकता है संबंधित हो। तो मुझे लगता है कि जो एंसेस्टर कर्स हमें पता भी नहीं है, हमारे 7 पीढ़ियों से चलकर हमारे साथ आ रहे हैं, जिनके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, वो जो जेनेटिक के थ्रू हमारे बॉडी में आ गए हैं। क्योंकि डीएनए के थ्रू हमारे बॉडी में हमारे एंसेस्टर के पेन्स भी ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो वो सारे जो इशू हैं वो रूट चक्र करके हील हो सकते हैं। कि जब हम रूट चक्र करते हैं तो हमें बहुत सारी मटेरियलिस्टिक लाइफ में ग्रोथ मिलने लगती है। हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो भी अपने आप ही ठीक होने लगती हैं रूट चक्र करने से। और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी, वो भी रूट चक्र करने की वजह से हील होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एंसेस्टर कर्स
की वजह से हमें बहुत सारी मटेरियलिस्टिक लाइफ में प्रॉब्लम होती है, हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम होती है, और रूट चक्र करने से यही सारी प्रॉब्लम्स हील होती हैं। तो कहा जा सकता है कि रूट चक्र करने से हिडन जो एंसेस्टर कर्स हैं वो हील हो जाते हैं। बट हम पूरी तरीके से एंसेस्टर हीलिंग के लिए रूट चक्र पे निर्भर नहीं रह सकते। सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा कि हमारे किस एंसेस्टर को हमसे प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके दिल में जहाँ चोट लगी है हमें मरहम भी वहीं पे लगाना होगा। और डेफिनेटली हम खुद से एंसेस्टर हीलिंग कर सकते हैं। मैंने खुद किया है बिना किसी पंडित के। मैंने कोई भी पूजा नहीं करवाई है और कोई भी दान दक्षिणा नहीं किया है। मैंने जो भी किया है वो कर्म प्रधान था। अपने कर्मों के माध्यम से उन्हें खुश किया है। और सबसे बड़ी चीज़ कि फैमिली को भी ये समझाना आवश्यक है कि वो अपने एंसेस्टर का सम्मान करें, उन्हें कोई भी तकलीफ़ ना दें। और जब एंसेस्टर हीलिंग करनी हो तो अपने एंसेस्टर से इमोशनली कनेक्ट हों। बट जब एंसेस्टर हीलिंग हो जाए, जब आपके एंसेस्टर आपको तकलीफ़ देने के बजाय आपकी हेल्प करना शुरू कर दें, तब आपको उनसे अपने इमोशनल कॉर्ड्स को कट कर लेना चाहिए और उन्हें फ्री कर देना चाहिए कि अब आपको उनकी हेल्प नहीं चाहिए। वो जहाँ भी रहें खुश रहें और आप लोगों को भी खुश रहने दें। ऐसी प्रेयर करके उनसे सारे इमोशनल और एनर्जेटिक कॉर्ड्स को कट कर लेना चाहिए। और एंसेस्टर कर्स के दौरान जो भी आपको सपने आते हैं, उन सपनों को डिकोड करने आपको आना चाहिए। इसके लिए आप अपने एंसेस्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूर लें, अपने माता पिता से, और ज़रूरत पड़े तो अपने घर के आसपास से भी, जो लोग भी उनको जानते हों अच्छे से, उनसे चीज़ें पूछें कि उनको क्या दिक्कतें थी, क्या प्रॉब्लम थी। इस तरीके से आप उन्हें अच्छे से समझें और अपनी फैमिली को भी समझाएं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी कि आप पूरा मेरी तरह ही फॉलो कीजिए, नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अपने एंजल की गाइडेंस को फॉलो कीजिए, उनसे हेल्प मांगिए, और जैसे जैसे आपको गाइडेंस मिलती जाती है वैसे ही वैसे करते जाइए। एंसेस्टर हीलिंग में आपको 3 चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। पहली चीज़, अपने कर्म को, जो पुण्य कर्म आप अपने एंसेस्टर के बिहाफ पर करेंगे और उसके पुण्य का फल आप समर्पित करेंगे अपने एंसेस्टर को, ताकि वो लोअर डायमेंशन से हायर डायमेंशन में जा पाएँ। दूसरी, आप उनसे इमोशनली कनेक्ट होंगे। अगर वो इमोशनली हर्ट हैं तो आप उनसे इमोशनली सॉरी बोलेंगे और पूरी श्रद्धा के साथ एंसेस्टर हीलिंग करेंगे। और इस एंसेस्टर हीलिंग के बाद उनकी गलतियों पे ध्यान नहीं देंगे, उनकी कमियों पे ध्यान नहीं देंगे, उनकी अच्छाइयों पे ध्यान दीजिए। जो भी उन्होंने गलतियाँ की उसको भूल जाइए, उनकी अच्छाइयों को याद रखिए और अपनी फैमिली को भी उनकी अच्छाइयों के बारे में बताइए, फैमिली को भी माफ़ी मांगने बोलें। और तीसरी चीज़, आपके एंसेस्टर जिस देवता या स्पिरिट वर्ल्ड में जिसके भी अंडर हैं, उनकी पूजा करिए, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, अब जो मेरी दादी हैं वो हमें परेशान नहीं करती बल्कि हमारी हेल्प करती हैं। और अब ये उनकी इच्छा पर डिपेंड है या उनके डिवाइन की इच्छा पर डिपेंड है कि वो अब इस अदर योनि में जन्म लेती हैं। जो भी नॉर्मल लोग हैं वो अक्सर क्यों नहीं हील कर पाते हैं एंसेस्टर कर्स को? वो इसलिए क्योंकि वो इतने प्योर सोल नहीं होते और वो इतना इमोशनली चीज़ों को लेते भी नहीं हैं। वो खुद ही इतने नार्सिस्टिक होते हैं और वो समझ नहीं पाते कि उन्होंने खुद उनको कितना पेन दिया है, और फिर लग जाते हैं पूजा पाठ करके उसे ठीक करने में, जबकि उनके अंदर का पेन जो उन्होंने खुद उन्हें दिया है उसे वो समझते ही नहीं है। तो फिर पूजा पाठ करने से क्या होगा? इसीलिए वो फंसे रहते हैं बहुत सालों तक और उनका एंसेस्टर कर्स हील नहीं होता। बट ट्विन फ्लेम एक प्योर सोल होते हैं, उनको इतनी ज़्यादा गाइडेंस मिलती है यूनिवर्स की तरफ से कि उनका जो एंसेस्टर कर्स है वो हील हो जाता है, अगर वो करने की कोशिश करें तो ठीक से गाइडेंस को फॉलो करते हुए यूनिवर्स की। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बट आई होप कि आपको इस स्टोरी से अपने एंसेस्टर हीलिंग में क्लैरिटी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें फ्रेंड्स, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको फिर से एक नए टॉपिक, एक नई गाइडेंस के साथ। तब तक आप हैप्पी रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, ओम साईं राम।